हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है बच्चों, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 3, है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको विद्युत रसायन भी कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको आपको कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब जानकारी मैं देने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के लिए और कहीं से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए वो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी है ना, यहाँ ये एमपी में भी पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ एमपी बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है वहाँ पर भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं उन्हीं को यहाँ पर सम्मिलित किया हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें, क्योंकि इस सत्र में जो आपके एग्ज़ाम होने वाली है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है, और एनसीईआरटी बेस्ड होगी तो आप जानते हैं कि एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न पर अभी तक अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हो पाई है। आपने अभी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम पेपर देखा होगा, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड पूछा था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस है। आपको लिखने का तरीका यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें। ठीक है बच्चों, तो आप 100% मार्क लाने की श्रेणी में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके 100% मार्क आएंगे, आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके मार्क नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैं कितना भी बता दूं इससे कोई मार्क नहीं आएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसके हम बात करने वाले हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर की। तो चालू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि जो भी बच्चे नए जुड़े हो इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है, हमारे पास विद्युत रसायन है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास विद्युत रसायन है। इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखना है हमको। देखिए, इसके हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न की, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। अब प्रश्न क्रमांक 1 क्या है तो ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कहता है कि चार धातु, क्या बोला उसने, चार धातुओं या चार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः 3.05, 1.66, -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबल अपचायक कौन है? तो देखिए, देखो बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन आया था 2011 में। ठीक है बच्चों, तो इसका जो विकल्प दिया गया है ABCD, तो ABCD यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, हम तो इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों ए। इसका राइट आंसर ए। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहता है कि चार क्षार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः। तो मानक अपचयन विभव की बात करूँ क्रमशः, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारे पास माइनस, ध्यान से देखिएगा इधर, -3.05, -3.05 है ये। तो -3.05 है, तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सबसे अगर मैं कम की बात करूँ तो सबसे कम क्या है, -3.05। सेकेंड तो देख लीजिए, आपको मैं यहाँ पर पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो, पहला क्या हो गया अपने पास -3.05, सेकेंड है -1.66, थर्ड है -0.40 और फोर्थ है 0.85। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा देखेंगे तो 0.85 है। सबसे अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो -3.05 है। तो क्षार धातुओं में अगर क्षार धातुओं के अपचयन विभव की बात करूँ तो अपचयन विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा सबसे जो निचला है यानी सबसे कम है, तो -3.05। तो ये अपना आंसर हो जाएगा पहला, इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रबलतम अपचायक है। तो ये देखिए, ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, ये 2016 में आया था। प्रबल अपचायक है, तो प्रबल अपचायक क्या हो जाएगा, देखिए तो पहला क्या है, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर क्या है, ये है हमारे पास के, क्या बोलते हैं इसको, चलो के है अभी, ये CS है। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रबल अपचायक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा 2009 है ना, 2009, 2013, 2018 में पूछा जा चुका है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 अंश सेल्सियस पर, है ना, लिथियम प्लस, है ना, अब लिथियम, फिर कॉमा कहता है BA2+
ऑब्लिक BA, फिर Na प्लस ऑब्लिक Na तथा Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -305 -273 है ना, 273 और फिर -271 तथा -237 वोल्ट है। सबसे प्रबल आक्सीकारक है। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक क्या होगा? तो इसमें देखो विकल्प दिए गए हैं हमारे पास। फर्स्ट विकल्प क्या दिया गया है यहाँ पर? फर्स्ट विकल्प दिया गया बेटा BA2+। क्या दिया गया? BA2+ दिया गया है। फिर देख लीजिए तो Ma2+ दिया गया है, फिर Na2+ दिया गया है, सॉरी Ma+ दिया गया है और Li+ दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बच्चों सेकंड होने वाला है हमारा Mg2+। क्या होने वाला है यहाँ पर? Mg2+ होने वाला है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो करेगा बेटा इनमें से सभी पर। तो ध्यान से देखो क्या कहता है, ये 2012 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करेगा तो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा बच्चों। धातु की प्रकृति कैसी होगी उस पर निर्भर करेगा। विलयन के ताप पर निर्भर करेगा कि विलयन का ताप कम है कि अधिक है, देखो है ना। और तीसरा क्या है? विलयन की मोलरता पर, है ना, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी पर, मतलब इन तीनों पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देखेंगे तो ये 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये 2016 में पूछा गया था आपके पास क्वेश्चन। ये देखो क्या कहता है कि तत्वों ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः यहाँ पर दिए गए हैं -2.90 प्लस 1.50 -0.74 तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। इनमें से सर्वाधिक विभव आक्सीकारक है। ये 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए क्या आएगा? ABCD। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा B। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। राइट आंसर B इसलिए होगा, देखो ध्यान से क्या बोलता है कि तत्वों ABCD के मानक विचलन विभव क्रमशः दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक विभव आक्सीकारक है। तो आक्सीकारक अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कि ये दिया गया माइनस में, ये भी माइनस में और ये प्लस में दिया गया। लेकिन देखो ये प्लस में है लेकिन ये भी प्लस में है। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो ये प्लस 1.50, मतलब कि यहाँ पर सर्वाधिक की बात करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाली वैल्यू जो ग्रेटर देन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है? तो प्लस 1.50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। देखो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो सरलता से ऑक्सीकृत होगी तो ऑक्सीकृत वाली देखो, अब यहाँ क्या दिया गया है? Cu, है ना, Cu दिया गया है। उसके बाद Ag दिया गया है, फिर Al दिया गया है और At। तो भैया एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो कैसी होती है? सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा बेटा। ठीक है, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 पर। क्या कहता है ये बेटा? ये कहता है कि चार धातुओं ABCD के मानक ऑक्सीकारक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 1.5 वोल्ट, -20 वोल्ट, प्लस 0.84 वोल्ट तथा -0.36 वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती संक्रिया का क्रम बताना है हमें। तो ये देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, आप वही पेपर उठा लीजिएगा, पेपर भी मैंने आपको अपलोड कर दिया था यहाँ पर, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। देखिए इसका जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखो अब यहाँ पर क्रम दे दिए गए हैं तो मैं इसमें से राइट आंसर बता देता हूँ। थर्ड वाला होगा A इज़ लेस देन C इज़ लेस देन D इज़ लेस देन B। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? देखिए फिर से ये देख लीजिए, ये 2017 में पूछा जा चुका है। क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ये चौथा वाला Ag2O। देखो बेटा इसके आंसर भी दिए गए हैं यहाँ पर, आप देखना चाहेंगे तो ये देखो आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताया, साथ ही साथ आंसर भी दिखा दिया हूँ। ठीक है, फिर से दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि AgCuNa तथा Au की सक्रियता का सही क्रम है। सक्रियता का सही क्रम है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला होने वाला है Na इज़ ग्रेटर देन Mg इज़ ग्रेटर देन Cu इज़ ग्रेटर देन Au। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? चार धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, है ना, दिया गया है हमारे पास प्लस 1.5 वोल्ट, -20 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई संक्रियता का क्रम है। देखो ये 2014 में पूछा जा चुका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड
बी इज़ ग्रेटर देन, डी इज़ ग्रेटर देन, सी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए क्या कहता है। ए बी और सी, ठीक है, तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः दिया गया है हमारे पास। इसकी अपचयन शक्ति का क्रम है, तो अपचयन शक्ति का क्रम ये भी 2017 में पूछा गया है। इसका मतलब ध्यान से देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, कि ये क्रम वाले हैं ना, ये क्रम वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, तो ये क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं बच्चों अपने को। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन, सी इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है बच्चों, ए इज़ ग्रेटर देन, सी इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू की बात करूँगा तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है, फिर उससे छोटी वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए उससे छोटी वैल्यू तो ये दिख रही है, फिर ये दिख रही है, लेकिन ये क्या बोला, अपचयन शक्ति की बात कर रहे हैं, तो अपचयन शक्ति दिखना है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ए इज़ ग्रेटर देन, सी इज़ ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है देखो, 12वां क्वेश्चन, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एच विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। तो देखो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए इसका विकल्प दिया गया है ZnCuMgAl, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा Cu, सेकेंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। अब निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो पहला देख लीजिए आप, फर्स्ट ये देखो, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है Cu। ये संभव नहीं है बच्चों कि Cu प्लस 2AgNO3 टेस्ट 2 क्या हो जाएगा, CuNO3 2 प्लस 2Ag, ये संभव नहीं है। बाकी ये तो संभव है। अब ये संभव कैसे नहीं है, तो आप समीकरण को संतुलित करके देखिएगा। समीकरण को संतुलित करने से आपको समझ में आ जाएगा कि संभव क्यों नहीं है और संभव क्यों है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए 2014 में पूछा जा चुका है कि आयरन जिसकी विद्युत चालकता जली विलियंस में सबसे अधिक है, वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये आर्यन लिखा है ना, आर्यन लिखा हुआ है, लेकिन आर्यन नहीं है, ये आयन है ना, ये क्या है, आयन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोलता है, ये जो आयन है इसको सुधार लीजिएगा, अब ये आर्यन नहीं है, आयन है। ठीक है बच्चों, आयन, ठीक है ना, ये आयन है। अब आयन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा Cs+, जिसकी विद्युत चालकता जली विलीन में सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड वाला, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तो देखिए ये भी 2017 में पूछा जा चुका है। N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.0027565 ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलियन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक होगा। तो सेल स्थिरांक इसका जो होगा वो हो जाएगा बेटा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी कैसे होगा, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फार्मूला बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको के सामने मैं क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, और इसके हल भी लाया हूँ, आप इसको खोज सकते हैं। वैसे अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जल के विद्युत अपघट्य में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। तो ये देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या होता है, जल में विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात जो होता है वो हमेशा होता है बेटा 2:1 का। ये याद रखिएगा, कितना होता है, 2:1 का। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक की अगर बात करेंगे तो 8 होता है, तो 8 अनुपात यानी कि 8:1 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका 2:1 में ही रहता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, ईंधन सेल में नेट अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये 2016 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 2H2 है ना, 2H2 ये गैस हो गया, प्लस O2 ये भी गैस हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये 2H2O हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर है ना, आवेशित करने पर क्या होता है। तो देखिए सेकेंड वाला टर्म हो जाता है, लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है। ठीक है बच्चों, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, अब आ गए हमारे पास अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए बच्चों। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अति लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर,
ये अति लघु उत्तरी की बात कर रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है जो 2014 में आ चुका है। ठीक है बच्चों, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? अब मैं यहाँ क्वेश्चन आपको पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा, बस यहाँ पर समझा देखते चल रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनके उत्तर भी मैं बहुत धीरे से इसको स्क्रॉल करते चल रहा हूँ। आपको लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही धीरे से बताते जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करते चलिए। लिखना हो तो लिख सकते हैं, एकदम सरल तरीका है। हाँ, आपके पास नोट्स हो तो आप अपनी नोट्स भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने यहाँ पर सरल से सरल क्वेश्चंस लाने की कोशिश किया हूँ, सरल सरल आंसर लाने की कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? तो विद्युत वाहक बल, ये तो क्वेश्चन बेटा 2017 में पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ विद्युत वाहक बल है ना, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, ये आपको भौतिक शास्त्र है ना, फिजिक्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा। इसलिए एक बात याद रख ले कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और विद्युत वाहक बल फिजिक्स में भी पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर ले। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 2014 में पूछा जा चुका है। 2014 में पूछा जा चुका है। क्या बोलता है? निम्नलिखित संभव अभिक्रिया की सहायता से क्या कहा उसने कि MgZnCu और Ag है ना को उनके घटते हुए इलेक्ट्रो विभव के क्रम में लिखिए। तो ये आपके पास घटते हुए इलेक्ट्रो क्रम में लिखना है, तो ये टर्म अपने पास दी गई है, इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपके पास, MgZnCu Ag के में से किस तत्व की अम्ल से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है? देखो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर भी दिया गया है ना। तो यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि जो एकदम शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, अगर आप यहाँ से आंसर लिखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये आंसर इतना लिखते हो तो आपको कहीं गलत भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉपर सल्फेट में के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? तो देखिए 2016 में आया था। देखिए छोटा सा है यहाँ पर आंसर, इसका आंसर मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर, और ईजी सा आंसर भी दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों है ना से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? क्या बोलता है? जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? तो ये 2016 में क्वेश्चन किया गया था, है ना। और देखो बहुत ही सरल सा आंसर है इसका, आप इसको राइट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है बेटा कि यद्यपि विद्युत और रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? ये देखो 2016 और 18 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, ये 2016 और 18 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके पश्चात अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो Zn तथा Fe कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट में Cu को विस्थापित कर सकते हैं, परंतु Pd और Ag नहीं करते, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इसका देखिए ये भी कब 2009 से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए या इसका अथवा भी दे दिया गया आपके पास, और अथवा देने के साथ साथ देखो अथवा जो पूछा गया था वो 2017 में पूछा जा चुका है बच्चों। अब देखिए इसका आंसर भी आपके सामने दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2010 और 2016 में पूछा गया है, आप इसको पढ़ते चलिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, ये 2014 में पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ भी बच्चों मैं ये भी बात बता दूँ आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये फिजिक्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता है ना, विशिष्ट चालकता, या जिसको क्या कहते हैं हम, बोलो, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या है ये क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स में भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है ना, IMP। तो इसको याद कर लो बच्चों आप, ये फिजिक्स में भी कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी देखो 2014 2017 में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए तथा उसके मात्रक लिखिए। तो देखिए 2014 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बच्चों ये,
ये 2014 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बहुत ही अच्छे से दिया गया है यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कोलरास का नियम क्या है, ये तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलरास का नियम है। ये 2014 2015 2016 2017 में पूछा जा चुका है। कोलरास का नियम बहुत ही ईजी है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे मूलर चालकता एवं तुल्यांक की चालकता में संबंध स्थापित कीजिए, क्या संबंध है, तो 2017 में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 पर, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखेंगे तो ये 2017 में पूछा जा चुका है। उसके बाद फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ये 2016-17 में पूछा जा चुका है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विद्युत लेपन को उदाहरण सहित संक्षेप में समझाइए। तो ये 2014 में पूछा जा चुका है बच्चों। तो बहुत ही मतलब कहना चाहिए सरलता से यहाँ पर उत्तरों को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन की। अब किसकी बात करने वाले बच्चों, हम लघुत्तरी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अब लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है जो 2014 से 2014 2015 2017 में पूछा जा चुका है। विद्युत अपघटनी सेल क्या कहता है बच्चों यहाँ पर, कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं अंतर आपके सामने स्पष्ट कर दिया हूँ यहाँ पर, आप इसको देख करके लिख ले, या आप कैसे लिखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको लिखना है, आपको देख लो कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, और जो आपको सरल लग रहे होंगे तो वो यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 2012 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते चलते हैं यहाँ पर, देखिए 2015 2016 2017 में क्वेश्चन 3 पूछा गया है। क्या कहता है देख लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई में संबंध स्थापित कीजिए, या टिप्पणी लिखिए नरनस्ट समीकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरनस्ट समीकरण। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है हमारे पास, कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपके पास यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा, आप इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित सेल का ईएमएफ निकालिए। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, यह भी बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव और कौन सा ऋण ध्रुव है। सेल में होने वाली अर्ध अभिक्रिया और पूर्ण अभिक्रिया लिखिए। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इसको देख ले यहाँ से, न्यूमेरिकल है बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। देखिए ये कब कब पूछा जा चुका है, 2009 2010 2012 2014 2016 2017 और बाद में भी पूछा जा चुका है। मैंने यहाँ पर 2017 तक लिया है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर अपलोड भी किया है आपके इसमें, आप क्वेश्चन पेपर से वहाँ से भी मैच कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखिए यूज़ भी दिया गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गर्म करने पर SgO अपघटित हो जाता है किंतु MgO नहीं, क्यों। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए क्यों नहीं विघटित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा चुके हैं, आप देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख ली क्या कहता है, कोलरास के नियम, है ना, क्या कहा उसने कि कोलरास के नियम की सहायता से आप एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए ये ज़्यादा कुछ नहीं, 2014 और 2015 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बच्चों। क्या कारण है कि गलित कैल्शियम हाइड्राइड
का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है, समझाइए। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पर। पहला दिया गया है, निम्न सेलों की संरचना तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। 2014 में पूछा जा चुका है बच्चों। यहाँ पर शुष्क सेल के बारे में दिया गया है। ये शुष्क सेल का चित्र भी दिया गया है। आप जितना अच्छे चित्र बनाओगे बच्चों, उतने अच्छे आपको अंक मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि एक लीड संचायक बैटरी की संरचना तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। इस बैटरी के पुनः अवशोषण में निहित अभिक्रिया को लिखिए, या किसी व्यापारिक सेल का वर्णन कीजिए, या सीसा संचायक सेल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके एनोड और कैथोड पर होने वाले अभिक्रिया लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसके अथवा भी दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये इसका चित्र भी दिया गया है यहाँ पर, और इसका सुविस्तार वर्णन भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये दे दिया गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संचारण क्या है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है, इसे एक विद्युत रासायनिक घटना क्यों माना जाता है। ठीक है बच्चों, देखो इसके अथवा भी दिए गए हैं आपके पास बहुत अच्छे से, तो आप अथवा भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखो संचारण के बारे में पूरा बताया गया है यहाँ पर। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या है, धातु की क्रियाशीलता। दूसरा क्या है, धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति। तीसरा है हमारे पास जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति। चौथा है वायु में क्रियाशील गैसों की उपस्थिति। और फिर क्या है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग क्यों लगता है, किस कारण से लगता है, ये भी दिखाया गया है। फिर संचारण की क्रियाविधि भी है हमारे पास, यानी संचारण को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखो संचारण के बचाव क्या है, अवरोधक्षण है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसी लग रही है वीडियो, और यहाँ पर क्या कुछ संशोधन करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।